हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? क्योंकि एग्जाम के आज बचे हैं 5 दिन। आज है आपका 5 दिसंबर और सिर्फ 5 दिन बचे हैं और छठा दिन जो है उस दिन आपका एग्जाम होने वाला है 11 दिसंबर को। क्योंकि ये तो फिक्स है। तो अभी तक की हमने स्ट्रेटेजी ली थी कि 11 दिन तक आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो 16 डे स्ट्रेटेजी वीडियो था उसके अंदर हमने ये सब देखा था कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का करना है, रिवीजन करना है, किसका पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब कौन सा सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। तो हमारे 11 दिन हो चुके हैं खत्म। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है और जो भी हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट थे उनका रिवीजन कर लिया है, नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट थे उनका रिवीजन कर लिया है और साथ साथ में जीके का रिवीजन भी आप करते जा रहे हैं कंटिन्यू उस दिन से। तो ये उम्मीद करती हूँ मैं आपसे। अगर आपने फॉलो किया स्ट्रेटेजी को तो अच्छी बात है, अगर आपकी कोई और स्ट्रेटेजी है तो वो भी आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अब क्या करना है। 5 दिन बचे हैं एग्जाम के। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि 5 दिन में क्या करना है, रिविजन अगर आपने कर लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं। इस तरह से सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको देखना है कि आपके 11 दिन खत्म हो चुके हैं, उसमें आपने कितना रिवीजन कर लिया है। थ्योरेटिकल पार्ट का रिवीजन कर लिया है या फिर आपका न्यूमेरिकल पार्ट था उसका रिवीजन कर लिया है, फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए हैं, याद कर लिए हैं सारे फॉर्मूले। क्योंकि आपका सब्जेक्ट पेपर जो है वो फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरेटिकल बेस्ड होने वाला है। कोई भी इस तरह का जो डेरिवेशन टाइप का ये सब नहीं होता है। आपको पता है पेपर आपने दिया है, एएन का दिया है या लास्ट टाइम भी दिया होगा, या अगर नहीं दिया है तो आपने काफी टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे अभी जो टेस्ट सीरीज में है, या मॉक टेस्ट आपने दिया होगा। तो आपको पता है कि आपका पेपर का लेवल किस तरह का होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये है आपकी कि अगर आपने अभी तक कोई भी आपको पता नहीं है कि एग्जाम किस तरह का होता है, या फिर इससे पहले आपने कभी एग्जाम नहीं दिया है या एएन का एग्जाम भी नहीं दिया था, तो आपको पहले पेपर पैटर्न पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने इस तरह का कोई एग्जाम नहीं दिया है तो टेस्ट सीरीज में कोई एक पेपर दे के देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह का पैटर्न आता है पेपर में। क्योंकि आपको अगर नहीं पता रहेगा कि पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह से क्वेश्चन किस सीक्वेंस में आते हैं या कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहां पर जब एग्जाम लिखेंगे या एग्जाम देंगे, कंप्यूटर पे अटेम्प्ट करेंगे, उस टाइम पे आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप उससे पहले 1-2 मॉक टेस्ट देकर देख लें, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका पेपर सेट इस तरह का होने वाला है। ठीक है। तो अब आपको 5 दिन में क्या करना है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर लिए हैं तो आपको अभी जो है जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह देनी थी वो आपने दे ली है। क्योंकि कई बार होता है कि बच्चे सारा दिन सुबह से शाम तक सिर्फ टेस्ट ही देते रहते हैं। मॉक टेस्ट की बात करें या फिर टेस्ट सीरीज होती हैं अलग अलग एप्स की, तो वो सब देते रहते हैं और उसके बाद अपना रिवीजन छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है आपको जितने टेस्ट अटेम्प्ट करने थे, जो भी टेस्ट सीरीज आपको करनी थी वो सब आप कर चुके हैं। तो अभी 5 दिन में आपको इन सब चीजों से बचना है। अगर आपको हो सकता है तो पूरे दिन में पढ़ने के बाद अगर आपको रात को टाइम मिलता है या दिन में भी कभी टाइम मिलता है, तब आप कोई एक सब्जेक्ट का किसी तरह का टेस्ट या 2-4 क्वेश्चन या इस तरह का दे सकते हैं। या फिर पूरा टेस्ट जो आता है टेक्निकल पार्ट या फिर नॉन टेक्निकल पार्ट, इस तरह का पेपर जो है एक आधा टेस्ट दिन में दे सकते हैं। इससे ज्यादा टेस्ट पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर टेस्ट सीरीज दे रखी चालू करी है तो वो दे लिए होंगे आपने जितने भी टेस्ट थे। तो इससे ज्यादा आपको टेस्ट सीरीज के अंदर अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी अपना टाइम है सिर्फ रिवीजन करने का। तो आप जो है अपना रिवीजन जो किया है, आपको पता है कि वहां पे आपको कौन सी चीजें याद नहीं है। क्योंकि रिवीजन करते हैं तो उस टाइम पे हमें पता चल जाता है कि ये वाली चीजें जो है ये मुझे याद नहीं हो रही है, या फिर ये मैंने थोड़ी छोड़ दी है। यहाँ पे कुछ जैसे फॉर्मूला टाइप है या फिर किसी भी सब्जेक्ट जैसे नेटवर्क के हैं, जैसे रेजोनेंट सर्किट है, इसके फॉर्मूलाज होते हैं। या फिर बात करें कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो मैट्रिक्स वगैरह है उन सब के फॉर्मूले हैं। तो इस तरह से हम काफी बार जो होता है सारा देख लेते हैं, लेकिन ये थोड़े बहुत फॉर्मूले जो है हम नहीं याद करते हैं या फिर हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये हम जब रिवीजन करते हैं उस टाइम पे पता चलता है कि हमें इस तरह के फॉर्मूले नहीं याद, या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मुझे इस तरह की दिक्कत आ रही है, ये मुझे याद नहीं है। तो वो आपको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है, वो चीजें जो आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही थी रिवीजन करते टाइम पे कि ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये मुझे नहीं याद रहेगा या फिर मुझे नहीं आएगा, तो वो आपको दोबारा से रिवाइज कर लेना है। ठीक है। उसके अलावा आपको फॉर्मूले जितने भी फॉर्मूले हैं आपके सब्जेक्ट के, आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, इस टाइम पे रिवीजन जब करेंगे आप तो आपको क्या करना है,
फुल रिवीजन नहीं करना है कि वापस से थ्योरेटिकल चीजें पढ़ने बैठ गए हैं, कंसेप्ट पढ़ने बैठ गए हैं, ये सब नहीं करना। आपने जो भी आपकी प्रिपरेशन करते टाइम पे नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स जो प्रिपेयर किए हैं, वो नोट्स आप रिवाइज करते रहिए। 5 दिन डेली डेली रिवाइज करें उनको, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जो है आपके एक सब्जेक्ट के ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 पेज में बन जाते हैं मेरे हिसाब से। तो इस तरह से आप जो है एक दिन में 1 या 2 सब्जेक्ट या पूरे भी रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आपके 5-6 टेक्निकल कोर सब्जेक्ट हैं तो उसके आप 20-25 पेज मान लीजिए, वो सब रिवाइज कर सकते हैं आप एक दिन में। बार बार रिवाइज करें उनको, जो भी आपके कंसेप्ट लिखे हैं आपने शॉर्ट नोट्स में या फिर जो भी फॉर्मूला आपने लिखे हैं वहां पे, वो सारे याद करें। शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो एग्जाम ही आ गया आपका, लेकिन बाकी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा अगर आपने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस टाइम पे हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना के रखें, ताकि आपको एन मोमेंट पे जब आपका टेस्ट या एग्जाम होने वाला है उस टाइम पे आपको रिवाइज करना है तो आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज करें, और आपको जो है थ्योरेटिकल या पूरी बुक के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती उससे, क्योंकि आपने मोटी मोटी चीजें जो है शॉर्ट नोट्स में जो भी ट्रिक्स वगैरह हैं वो लिख लिए होते हैं, तो आप उनको रिवाइज कर सकते हैं वहां से। तो ये है आपकी मेन चीज कि क्या रिवाइज करना है आपको। जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था रिविजन करते टाइम पे वो फिर से रिवाइज करना है, फॉर्मूले वापस रिवाइज करने हैं, सारे के सारे फॉर्मूले डेली रिवाइज करते रहिए। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो वो डेली रिवाइज करते रहिए, और टेस्ट पे ज्यादा फोकस नहीं करें। दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट दे सकते हैं। हमने टेलीग्राम पे भी काफी सीरीज कर ली है टेस्ट की, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आई थिंक 1 या 2 टेस्ट तो हमने कर ही लिए हैं। उसके अलावा भी मैं छोटे छोटे टेस्ट डालती हूँ आपके लिए, ज्यादा बड़े नहीं डालती। 10 क्वेश्चन होते हैं एक टेस्ट के अंदर, तो आप वो तो इजीली कर सकते हैं। तो दिन के अंदर आप अगर रात को सोते टाइम भी एक टेस्ट उसमें से दे रहे हैं तो वो ही बहुत ज्यादा है आपके लिए, क्योंकि इससे ज्यादा टेस्ट आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मैं जो भी टेस्ट डाल रही हूँ, अगर आपको नहीं है, आपको रिवीजन ही करना है तो वो टेस्ट अटेम्प्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं भी डाल रही हूँ, आपको नहीं करने हैं टेस्ट अटेम्प्ट आपके हिसाब से, तो वो नहीं करें, क्योंकि आपको पता है कि क्या बेनिफिशियल रहेगा इस टाइम पे। टेस्ट में अपना दिमाग वेस्ट करने से बढ़िया है कि आपने जो अपने तक पढ़ा है, जो रिवाइज किया है, और जो डिफिकल्टीज आपको महसूस हुई है उस सब पे ज्यादा फोकस करें और अपना रिवीजन करते रहें इस टाइम पे। तो यही करना है। इसके अलावा एक मैं फुल टेक्निकल 60 क्वेश्चंस का एक टेस्ट डालूंगी अभी आज या कल में, तो वो आप एक दे सकते हैं कि किस तरह का पेपर होगा आपका, या फिर 60 क्वेश्चन आप सारे सब्जेक्ट के एक जगह से देखते हैं तो किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं उनको, वो सब आप देख सकते हैं उससे। तो मैं एक टेस्ट अभी प्रिपेयर कर रही हूँ आपके लिए, तो वो डाल दूंगी मैं टेलीग्राम पे, तो वो दे सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या करना, जीके पार्ट के लिए मैंने बता दिया था आपको। जीके जो भी है आपको जब अपने 15 दिन बचे थे उस टाइम से डेली पढ़ना था, और डेली पढ़ते हुए आ रहे हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि हर कोई इंसान को पता है कि इस टाइम पे नॉन टेक्निकल में जीके पार्ट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा मैटर करेगा, जिसके अंदर है राजस्थान जीके, आपका स्टैटिक और करंट जीके जो भी है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ पार्ट्स मैंने करवा रखे हैं आपको। राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स है वो भी मैंने करवाई है आपको कल या परसों के वीडियो में, तो वो आप देख सकते हैं, अभी तक नहीं देखी हैं। तो उसके अंदर से भी आपको क्या होता है, जब भी वीडियो डालती हूँ उसके अंदर से आपको नोट्स बना लेने चाहिए, ताकि आप बार बार भटकते नहीं रहे या वीडियो पे आपके जाने की वो जरूरत नहीं पड़े। तो नोट्स अगर बना रहे हैं आप तो अच्छी बात है, वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका है जीके, आप पढ़ते ही जा रहे हैं, अभी भी पढ़ते रहना, आपको लास्ट डे तक जीके पढ़ते रहना है। क्योंकि जीके ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया जीके पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा ऐसा, क्योंकि जीके जब हम एग्जाम से पहले पढ़ते हैं तभी हमें याद रहता है, और उससे अगर आप 2-4 महीने पहले पढ़ के बैठ गए हैं तो वो याद ही नहीं आएगा आपको। तो जीके आपको कंटिन्यू पढ़ते रहना है। एग्जाम के दिन सुबह तक अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि आपने हो गया अब अपना, अब उनको नहीं पढ़ना है, अब अपन सोएंगे आराम से और सुबह बिल्कुल नहा धोकर एग्जाम देने जाना है, सब कुछ किताब बंद करके रख दो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि ये अपना कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है या फिर कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, ये आपको जो है एग्जाम अटेम्प्ट करना है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल अपना जो है पूरा फोकस जो है इसी पे रखना है। आपको जीके लास्ट मोमेंट तक पढ़ते रहना है जो भी आपको मिल रहा है, क्योंकि जीके इतना है कि जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे हैं, जैसे आपने कुछ पढ़ लिया है, दूसरा बच्चा आपको मिलेगा उसने कुछ और ही पढ़ा है, तो ऐसा है क्योंकि जीके तो बहुत सारा है, तो आप जितना भी पढ़ेंगे उतना ही कम है। तो जीके कंटिन्यू पढ़ते रहिए उसके लिए। अब बात करते हैं हम एग्जाम के अंदर जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो किस तरह से करना है, कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं या कौन से क्वेश्चन पे कम फोकस करना है, किस तरह से करना है। तो पहले आपका आता है टेक्निकल पार्ट, ठीक है। सबसे पहले आपका टेक्निकल पार्ट आएगा, 60 क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर,
और 60 मिनट्स दी हुई रहेंगी। जो 120 मार्क्स के 60 क्वेश्चन है, पूरा टेक्निकल आएगा, टेक्निकल सब्जेक्ट से। और आप सिर्फ उसी पार्ट को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं उस टाइम पे। उस पार्ट को छोड़कर आप नॉन टेक्निकल पार्ट में नहीं जा सकते। जिन्होंने एग्जाम पहले दिया है उनको पता है, और जिन्होंने नहीं दिया है उनको मैं भी बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले टेक्निकल पार्ट दिखाया जाएगा, और टेक्निकल पार्ट ही अटेम्प्ट कर पाएंगे आप 60 मिनट्स में। नॉन टेक्निकल पार्ट पे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टेक्निकल पार्ट में क्वेश्चन जैसे जैसे आते जाएंगे आपको करते रहना है। अगर आपको क्वेश्चन पहला राउंड में करना है, जो क्वेश्चन आपको पूरी तरह से आ रहे हैं, एकदम कंफर्म है कि आप क्वेश्चन देखते से आपको आंसर पता है कि हाँ ये मेरे को आता है, ये मुझे पता है क्या है इसका आंसर, क्या है इस तरह का, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, उस तरह के क्वेश्चन सबसे पहले आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। इसके बाद क्या, पहला राउंड आपको होएगा क्वेश्चंस का, जिसके अंदर आपको जो भी क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से आते हैं, जो कोई कंफ्यूजन नहीं है जिनमें। तो वो आप क्वेश्चन, जैसे आपका 60 क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर में एटलीस्ट मैं आपसे उम्मीद करूं, अगर आपने एवरेज प्रिपरेशन भी करी होगी तो भी आपको 60 में से एटलीस्ट 35 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं या होने चाहिए जो आपको अच्छे से आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो 35 क्वेश्चंस तो ऐसे होने ही चाहिए जो आप एक ही बार में देखते ही उसको टिक कर दे आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, साथ ही साथ में आपको ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन मेरे हिसाब से देके रखेंगे, हर एक क्वेश्चन में 5 ऑप्शन आएंगे आपके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो 5 ऑप्शंस में से आपको अगर 2 या 3 ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन लग रहा है कि यार ये भी हो सकता है, कई बार क्या होता है कि हमें किसी क्वेश्चन का आंसर पता है, जैसे ए ऑप्शन दे रखा है उसके अंदर हमें पता है कि अच्छा ये ऑप्शन होगा इसका, लेकिन फिर जैसे ही हम बी ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है यार ये हो सकता है, फिर सी वाला बोलेगा अरे भाई मेरे को भी देख लो, फिर अपन उसको देखेंगे तो वो लगता है अरे अच्छा ये भी हो सकता है। तो अपन को इस तरह से कंफ्यूजन हो जाता है कि ए होगा या बी होगा या सी होगा, या फिर डी में देके रखेगा ऑल ऑफ द अबव, इस तरह से, या कई बार नन ऑफ द अबव। तो कई बार तो अपन को क्या होता है कि एक दो क्वेश्चन में आंसर में कंफ्यूजन होता है तो हम ऑल ऑफ द अबव को टिक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। जो इस तरह के क्वेश्चन है जिसके अंदर 2 या 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है आपको कि ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है, 5 ऑप्शन है उसके अंदर से कम आपको 3 ऑप्शन तो ऐसे होने चाहिए जो आपको पता है कि ये नहीं हो सकते, ठीक है। अगर 2 या 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो चलेगा, लेकिन ऐसा है कि आपको तो 5 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि इस तरह से तो इसका मतलब ये है कि आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन, तो ये नहीं करना है आपको। जैसे 2 या 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो उस क्वेश्चन को आपको जो एक मार्क करने का आता है ना, मार्क फॉर रिव्यू करके आता है एक ऑप्शन, तो उसमें डाल सकते हैं मार्क फॉर रिव्यू में, जिसके अंदर आपको 2 या 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा बहुत कि यहाँ ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, इस तरह का 2 ऑप्शन में या 3 ऑप्शन में, तो इस तरह का आपको क्या करना है, मार्क फॉर रिव्यू करके उसके अंदर डाल देना है। उसके बाद एक का आएगा आपके पास, जैसे एक क्वेश्चन है, कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन उठ के आ गया जिसके अंदर अपन को पता ही नहीं है कि ये क्या होता है, अरे कभी पढ़ा ही नहीं हमने तो भाई करोगे कहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चन आपको दिमाग नहीं लगाना फालतू में। कई बार अपन क्या करते हैं, जैसे पढ़ के जाते हैं बहुत सारा, वहां पे एग्जाम में अपन को इतना जोश आया रहता है कि भाई मेरे को सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि मुझे तो इस बार क्रैक करना है एग्जाम। तो ऐसा भी नहीं करना है अपन को कि क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है फिर भी करो, उसका नेगेटिव मार्किंग है भाई, नहीं करना ये सब तो, ठीक है। कई बार क्या करते हैं, क्योंकि मैंने भी ये सब किए हैं बहुत बार, सारे लोग करते हैं कि नहीं आ रहा। कई बार तो क्या होता है, जैसे 60 में से आपने 40 क्वेश्चन कर लिए अच्छे से, उसके बाद आपको लग रहा 10 क्वेश्चन तो और कर लेता हूँ यार, फिर उसमें आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है तो 2-4 कर लेते हैं, फिर 2-4 क्वेश्चन ऐसे कर देते हैं जिसके अंदर आपको आ ही नहीं रहा है, लेकिन आप ऐसे ही लगा देते हैं कि क्या पता सही हो जाएगा। तो एक तो आपका ओवर कॉन्फिडेंस में ये कर देते हैं। एक क्या होता है कि किसी बच्चे को ऐसा है कि यार 60 में से 30 क्वेश्चन ही मेरे तो सही हो रहे हैं, तो अब क्या है मेरा तो होने से रहा, तो मैं बाकी बचे हुए 30 क्वेश्चन जो है वो भी कर देता हूँ, जैसे भी नहीं आ रहे तो भी लगा देता हूँ कुछ भी। तो ये भी नहीं करना आपको, ठीक है। दोनों ही सिचुएशन अवॉइड करनी है आपको, क्योंकि आपके अगर 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन में कंफ्यूजन के हिसाब से 2 ऑप्शन में आप कुछ भी एक टिक करते हैं, जैसे अपना दिमाग थोड़ा सा अप्लाई करके, तो हो सकता है आपके 5-7 क्वेश्चन उसमें से सही हो जाएं। तो आप बिल्कुल ऐसे हिम्मत हारनी नहीं है कि 60 में से 30 क्वेश्चन ही मेरे सही हो रहे हैं तो भाई मैं क्या करूंगा, मेरा तो नहीं होगा तो मैं तो सारे क्वेश्चन ही लगा देता हूँ, यहाँ पे टिक कर देता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना है। और अपन को ओवर कॉन्फिडेंस में भी बिल्कुल नहीं रहना है कि 40 क्वेश्चन कर दिए हैं अब मैं 10 क्वेश्चन और कर देता हूँ, ये जो सही भी नहीं हो रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, जैसा आ रहा है वैसा कर दो, ऐसे भी नहीं करना है अपन को, ठीक है। तो सेकंड हो गया आपका मार्क फॉर रिव्यू करना है, 2 या 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है।
थर्ड वाले क्या करने हैं, जिसके अंदर आपको नहीं पता ऑप्शन क्या है, कौन सा सही है, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा कभी, या उस टॉपिक के बारे में नहीं सुना, उस चीज के बारे में कभी नहीं सुना है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, एटलीस्ट 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके जो आपको नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है, स्किप कर देने हैं, ना तो मार्क फॉर रिव्यू डालना है, ना ही इसके अंदर ऑप्शन लगाने हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आप मार्क फॉर रिव्यू भी लगा सकते हैं उनको, लेकिन ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं डालने हैं कि हाँ भाई ऑप्शन डाल दिया और फिर मार्क ऑफ रिव्यू लगा रहे हैं, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू। तो ऐसा नहीं करना है अपन को, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे अपन 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, आखिरी का 60वां क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करते हैं तो ही अपना टाइम खत्म हो जाता है। फिर अपन सोचते हैं जो मार्क फॉर रिव्यू करके लगाए थे और जिनमें ऑप्शन गलत भर दिए थे उनका क्या होगा, तो वो तो सारे गलत हो जाएंगे ना अपने। तो ऐसा नहीं करना है, जो क्वेश्चन के ऑप्शन आपको सही समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उसको आपको नहीं अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको 60 में से 10 क्वेश्चन भी ऐसे हैं जो नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी, तो आपको छोड़ देने हैं, नहीं करने हैं बिल्कुल। अगर 50 क्वेश्चन कर लिए हैं तो बहुत ज्यादा हो गया आपके लिए, तो ऐसा नहीं करना अपन को कि नहीं आ रहा है कुछ भी उसके बाद भी टिक करे जा रहे हैं। ये तो सबसे बड़ी गलती होती है एग्जाम में, क्योंकि मोस्टली बच्चे यही करते हैं कि आपको क्या होता है, जैसे कई को तो पेपर अटेम्प्ट करने का ही नहीं पता होता कि करे जाते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहा आ रहा है ठीक है, दूसरा नहीं आ रहा फिर भी लगा देते हैं कुछ तो आ रहा है, तीसरा वाला बिल्कुल ही नहीं आ रहा फिर भी लगा देते हैं, चौथा आ रहा है चलो कर देते हैं। ऐसे अपन उसके अंदर घूमते रहते हैं, जो नहीं आ रहा है और उसके अंदर अपना ज्यादा दिमाग लगा के बैठे रहते हैं 10-10 मिनट तक कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये सब नहीं करना, आपको राउंड्स में पेपर करना है। जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको टिक मार देना है, जो थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग है उनको मार्क फॉर रिव्यू डाल देना है टिक मार्क के, और उसके बाद जो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उनको बिल्कुल टिक नहीं करना है, आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आप इस तरह से अगर पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो 60 क्वेश्चन करने के बाद भी आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि जिन क्वेश्चन को आप नहीं पा रहे थे उसके अंदर आपने दिमाग नहीं लगाया है अभी, तो वो आपका टाइम बच गया है यहाँ पे। अब इसके बाद जो आपने मार्क फॉर रिव्यू डाले थे, एटलीस्ट ऐसा भी नहीं है कि आप 40 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू डाले जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इतनी प्रिपरेशन तो है अपनी कि अपन जो है 30 या 35-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे तो अच्छी तरह से। तो मार्क फॉर रिव्यू डाल दिए हैं, उनको फिर सेकेंड राउंड में आके आपको करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना है। और जो बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं उनको तो छेड़ना ही नहीं है अपन को बिल्कुल। आपको थर्ड फोर्थ 60 मिनट के बाद भी आपको कुछ बचा हुआ टाइम है तो भी अपन को वो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं जो नहीं आ रहे हैं बिल्कुल भी। तब भी ये नहीं सोचना है जय माता दी ए लगा दिया, बी लगा दिया, सी लगा दिया, चलो इसमें डी लगा देते हैं, ई लगा देते हैं, ये सब नहीं करना अपन को भाई, ठीक है। तो आपका हो गया टेक्निकल पार्ट इस तरह से। अगर आप इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा, इसके अलावा आप क्वेश्चन भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, तो आपका फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। इसके बाद आता है अपना नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट कब स्टार्ट होगा, जब अपना टेक्निकल का टाइम खत्म हो जाता है। अगर टेक्निकल में टाइम बचा हुआ भी है तो भी आप सिर्फ बैठे रह सकते हैं या फिर अपने क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट तभी आएगा जब आपका टेक्निकल का टाइम ओवर हो जाएगा। फिर आपका आता है नॉन टेक्निकल पार्ट। नॉन टेक्निकल पार्ट में क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, ऐसा नहीं है कि 8 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं, फिर 8 मैथ्स के आ रहे हैं, फिर 8 एप्टीट्यूड के आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे। आपका एक आ रहा है हिंदी का, फिर आ जाएगा बीच में इंग्लिश का, फिर एप्टीट्यूड का आ रहा है, फिर जीके का आ रहा है, 4-5 जीके के आ गए, बीच में से कुछ और घुसे दिया है। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है इस तरह से आएंगे, बिल्कुल सफल हुए हुए आएंगे। कोई भी एक आपका इस तरह से पैटर्न नहीं आएगा पेपर का कि आपको हाँ 10 क्वेश्चन ये आ रहे हैं तो आपने एक बार दिमाग लगाया हिंदी में, चलो हिंदी के खत्म कर देते, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, इस सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट पेपर अटेम्प्ट करने में होता है नॉन टेक्निकल, क्योंकि टेक्निकल अपने जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं अपन को पता है, अपन को इतना दिमाग में है कि हाँ भाई टेक्निकल में कोई भी क्वेश्चन आए किसी भी तरह से अपने दिमाग में रहता है वो क्या करना है उसका, तो अपन कर देते हैं। नॉन टेक्निकल में क्या है, जैसे 2 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं, फिर एक बीच में मैथ का आ गया, फिर आ रहे 2 इंग्लिश के क्वेश्चन, तो आपका जो है मैथ्स में दिमाग लगा रहे हैं, कभी इंग्लिश में टेंस याद कर रहे हैं, कभी मैथ्स में देख रहे हैं, कभी तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द देख रहे हैं, ये सब आपको करना पड़ रहा है वहां पे। तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका जीके को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि पिछली बार जो है जैसे इस बार आपका जीके का वेटेज बढ़ गया है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो IBPS ऐसे डालेगी जो अपन को कभी पढ़े ही नहीं है, अपन ने तो देखे ही नहीं भाई कहाँ से आ गए क्वेश्चन, ठीक है। किसी एग्जाम में तो पूछे ही नहीं गए थे, या तो हम डेली करंट जीके पढ़ते हुए आ रहे उसमें तो हमने कहीं नहीं देखा, उसके आगे सब फेल हो जाएंगे। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये भी नहीं करना है कि जैसे कोई भी मेला दे दिया भाई ये कब लगता है, कोई चतुर्दशी को आ गया, एकादशी को कुछ भी लगा दिया उसके अंदर से, ऐसा टिक नहीं मारना अपन को कि बिल्कुल अपना जो है नहीं आ रहा है फिर भी लगा देते हैं।
तो इसके अंदर आपको सबसे इजी पार्ट रहेगा हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश के अंदर आपको अगर टेंस आ रहे हैं तो आप पूरा इंग्लिश का 8 नंबर के क्वेश्चन कर सकते हैं। इंग्लिश में इसी तरह के आएंगे, कुछ भी सेंटेंस देगा 4-5 पार्ट कर देंगे उसके अंदर से कुछ एक स्पेलिंग वगैरह वोकेबलरी को अंडर मार्क कर देंगे और उसको जो है आपको सेट करना है, अरेंज करना है कि 1 2 3 4 5 में कौन सा स्पेलिंग जो है कौन सी जगह फिट हो रहा है आपका। इस तरह के कुछ ऐसे आएंगे। ए और बी पार्ट में मैच करना है सेंटेंस को, तो ए में आधा पार्ट दे देंगे सेंटेंस का, बी में आधा पार्ट दे देंगे, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके उसके अंदर से आपको देखना है कौन सा जोड़ा मैच हो रहा है, वो आपको ऑप्शन में डालना है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सेंटेंस मैच करने हैं, उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, टेंस आने चाहिए, और कुछ भी जरूरत नहीं है। जब आपको टेंस आ रहे हैं तो आप अच्छे से इंग्लिश का पार्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। टेंस अच्छे से रिवाइज कर ले, 5 दिन के अंदर भी आप टेंस कितने आपके बिल्कुल 4 4 8 4 12 करके टेंस हैं आपके। तो इस तरह से जो है आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। टेंस बहुत ही इजी है, आपने पहले भी पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े हैं, स्कूल में भी, नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप एक बार रिवाइज कर ले, उनको भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपका आएगा हिंदी वाला पार्ट। हिंदी वाले पार्ट में आपके अजीब अजीब से क्वेश्चन आएंगे, पर्यायवाची शब्द, एक पर्यायवाची शब्द आएगा कहीं से भी उठ के, जो भी आपने कभी नहीं सुना होगा, या तो इजी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना होगा, इजी आ रहा है तो अच्छी बात है, कर देंगे अपन उसको। या एक मुहावरा लोकोक्ति टाइप का कुछ सेंटेंस देके रखेंगे, उसके बीच में से एक मुहावरा लोकोक्ति घुसेड़ देंगे और उसका पूछेंगे कि भाई इसका क्या मतलब है, ठीक है, इस मुहावरे या ये जो बोला है इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस के अंदर ऑप्शन के अंदर आपको इसके अंदर दिखाना है, ठीक है। एक या दो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। कुछ आएंगे आपको पैराग्राफ में, कुछ 4-5 पार्ट में देके रखेंगे सेंटेंस, और उनको अरेंज करने हैं हिंदी में कि कौन सा सेंटेंस ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा, आगे पीछे जो भी आएगा एक पैराग्राफ टाइप बना देना है उसका। तो ये करना है हिंदी का। हिंदी तो सबसे इजी आती है, अगर पर्यायवाची शब्द और ये सब छोड़ दे तो बाकी सब इजी ही आता है हिंदी के अंदर। तो हिंदी का हो गया आपका। मैथ्स जो है, मैथ्स 8 नंबर की मैथ्स आएगी मेरे हिसाब से, तो वो आप खुद देख लीजिए, क्योंकि मैथ्स का कुछ पता नहीं है, इतना बड़ा मैथ्स का सिलेबस है, कहाँ से क्या पूछा जाता है, तो कुछ भी आ सकता है मैथ्स में। तो एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको होती है जब आपके रीजनिंग के अंदर टेबल वाला क्वेश्चन आता है, या अरेंज करने वाला, जैसे सर्कुलर टेबल है, या फिर कुछ लोग दे रखे हैं उनका कुछ प्रोफेशन दे रखा है और उसके साथ कुछ उनके गेम्स दे रखे, भाई ये है डॉक्टर और ये खेलता है, इस तरह के, और उनको अरेंज करके कुछ तो उसके अंदर से निकालने होते हैं अपन को, 3-4 क्वेश्चन उसके आंसर देने होते हैं, ठीक है। अगर वो आ गया तो आपके 4-5 क्वेश्चन वहां से निकल जाएंगे, लेकिन अगर वो नहीं आ रहा है तो आपका 4-5 क्वेश्चन भी रह जाएंगे। इसके अलावा 5-6 और क्वेश्चन आप कर सकते थे, वो भी रह जाएंगे, क्योंकि आपका इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करना है, नॉन टेक्निकल पार्ट में जो आपका क्वेश्चन है इस तरह का अरेंज करने वाला, सबसे लास्ट में उसे अटेम्प्ट करना है। बिल्कुल भी बीच में अपन को ऐसे नहीं दिखाना, भाई हाँ मैं कर सकता हूँ इसको, मैं अभी करके दिखाता हूँ कैसे नहीं हो रहा मेरे से, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी अपन को। बिल्कुल अगर आ रहा है तो भी आप उसको लास्ट में कर सकते हैं ना, तो उसको लास्ट में ही करें, बिल्कुल बीच में नहीं करना है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो वो आपको सबसे लास्ट में करना है। मेन चीज ध्यान रखनी है कि आपको वो वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है, नॉन टेक्निकल में। उसके अलावा बीच बीच में जीके के क्वेश्चन आपके आते रहेंगे, तो जो आ रहा है करते जाओ, जीके में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आ रहा है तो आपको पता है कि हाँ आ रहा है, पढ़ा है मैंने, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, आप क्या कर सकते हैं उसका, तो उसको हटा दीजिए। आ रहा है तो उसका ऑप्शन लगाइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ 2-4 नाम देके रखे हैं, जैसे किसी को पद्मश्री पुरस्कार किस किस को मिला है इसमें से, तो उसके अंदर से कई बार होता है कि किसी को पद्मश्री मिला है तो किसी को कुछ और मिला है, वो वाले ऑप्शन इसमें आ जाता है, तो ऐसे लगता है यार ये तो पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, अब इसमें से कौन सा है ये ध्यान नहीं आ रहा। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग है, वो मार्क फॉर रिव्यू लगा सकते हैं। नॉन टेक में भी यही काम करना है आपको, जो 1-2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है वो मार्क फॉर रिव्यू लगाने हैं, जो नहीं आ रहे बिल्कुल भी उनको हटा देना है, और जो आ रहे हैं उनको टिक कर देना है। और रीजनिंग वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में करना है। इसके अलावा एप्टीट्यूड के इजी क्वेश्चन आएंगे तो वो कर सकते हैं इजीली आप। और मैथ्स के कुछ बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन टाइप का, इंटीग्रेशन, ऐसे कुछ आएंगे, तो वो सब में भी नहीं फंसना है। अगर आपको नहीं आ रहा, कोई इजी है तो करें, और नहीं आ रहा तो नहीं करें। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 80 मार्क्स के जो है क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अंदर से आपने सिर्फ 20 क्वेश्चन ही किए हैं, ये भी नहीं आ रहा तो ये भी छोड़ दो, नहीं आ रहा छोड़ दो, ऐसा तो नहीं करना है बिल्कुल भी। एटलीस्ट आपको 80 में से 40 क्वेश्चन करने चाहिए, ताकि आपका जो है स्कोर आप अच्छे से अपना जो है मेंटेन कर पाए, क्योंकि स्कोर भी बहुत जरूरी है यहाँ पे। जैसे मुझे लगता है जैसे 130 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। इसके अलावा आपको मतलब बिल्कुल इस तरह का करना चाहिए कि 130 मार्क्स आपके बन जाएं, तो इसके लिए आपको
120 मार्क्स का आपका टेक्निकल पेपर आएगा। उसके अंदर से भी आप देख सकते हैं कितने मार्क्स लेने चाहिए आपको वहां से। और नॉन टेक्निकल के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स ले जाते हैं। जैसे जो लोग नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं या किसी नॉन टेक्निकल एग्जाम की, उसके लिए जीके वगैरह पढ़ते हैं, स्टैटिक जीके तो सबको पढ़ा हुआ रहता है, तो वो तो कर ही देते हैं। तो वो लोग काफी अच्छे मार्क्स ले जाते हैं नॉन टेक्निकल में से, क्योंकि टेक्निकल पार्ट तो सबका एक जैसा सा ही होता है, इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप नॉन टेक्निकल में एटलीस्ट 40 मार्क्स अपने मजबूत बनाना जरूरी है वहां पर। और टेक्निकल के अंदर भी आप जो है 90 के आसपास तो ले ही सकते हैं। 120 में से 90-95 के आसपास अगर मार्क्स ले रहे हैं आप तो अच्छी बात है, आपके लिए एक सेफ जोन है। इसके अलावा तो आप फिर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कितने मार्क्स आपको लेने हैं, कितने आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अगर आप 125 से 130 के बीच में मार्क्स ले पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये अच्छी बात है और आपके चांसेस बहुत ज्यादा है इसके अंदर फिर। क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाते हैं उस टाइम पे भी कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से नंबर ऑफ पोस्ट जो होती हैं उसके डबल या ट्रिपल टाइम्स जो बच्चों को बुलाते हैं। और उसके बाद उसके अंदर से जो टॉप वाले बच्चे होते हैं उनको तो रख लेते हैं अगर डॉक्यूमेंट सारे सही हैं, और उसके बाद जो नीचे वाले हैं वो रह जाते हैं। तो अपन को बिल्कुल सेफ जोन में चलना है कि अपन को ये भी अपना बिल्कुल कर लेना है मेक श्योर कि अपना डीवी के बाद में भी यहाँ पे हो जाएगा। अपन को इतना तैयारी करनी है, एक तो तैयारी कर ली है तो उसका रिवीजन करना है, और उसके बाद पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम पे भी ये चीजें ध्यान में रखनी है। और पेपर अटेम्प्ट करने टाइम पे बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लेना है कि आपने कुछ 10-15 क्वेश्चन किए हैं और उसके बाद आपको ऐसे लग रहा है यार मेरे को तो आ ही नहीं रहे ये क्वेश्चन, अब मैं क्या करूं, मेरा तो बर्बाद हो गया ये सब। तो कई बार ऐसा होता है कि जो किसी को भी नहीं आ रहे होते वो आप वाले पेपर के अंदर सबसे ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का जो सीरीज है वो अलग अलग होती रहती है, नंबर जो है चेंज होते हैं हर एक के कंप्यूटर में। तो ऐसा नहीं है, आपको अगर स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं तो भी आपको बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है वहां पे, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन सब लोगों के पास आएंगे। वो क्वेश्चन किसी के पास सबसे एंड में आएंगे तो उसके लिए बेनिफिट है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके आ रहा है तो एंड के अंदर बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होगा। किसी के स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे तो वो थोड़ा उसके लिए जो है थोड़ा दुख की बात है, क्योंकि उसको थोड़ा ऐसे लगेगा कि मेरे को नहीं आ रहे हैं। लेकिन ऐसा अपन को नहीं करना है। 10-12 क्वेश्चन आप करेंगे उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कुछ क्वेश्चन ही थे जो मुझे नहीं आ रहे हैं, बाकी मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो अपन को इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहना है और अंडर कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है। बिल्कुल अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है कि हाँ मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा, अच्छे से करूंगा। और पेपर अटेम्प्ट करते टाइम ही आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। कई लोगों की बहुत अच्छी तैयारी होती है लेकिन पेपर अटेम्प्ट करते टाइम पे पता नहीं क्या हो जाता है कि वो लोग मार्क्स नहीं ला पाते। कुछ लोग जो है उनकी एवरेज तैयारी है फिर भी वो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो पेपर अटेम्प्ट करते टाइम माइंड सेट क्या है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मैटर करता है। तो आप अपना दिमाग जो है बिल्कुल एकदम फोकस्ड रखें वहां पे। और बाकी ये जो है एग्जाम के पहले दिन भी थोड़ा डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो उस टाइम पे भी आपको बातें ध्यान में रहेंगी। तो यही करते रहना, आपको रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा क्या करना है आपको, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथ्स तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मैथ्स में जो पढ़ना था वो पढ़ लिया है। अभी रिवीजन क्या ही करेंगे आप, रिवीजन अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे तो कर सकते हैं, उसके कुछ फॉर्मूला वगैरह पढ़ने हैं या ये सब। एप्टीट्यूड और रीजनिंग की यहाँ पर मैं बात करूंगी। आप डेली एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन सोल्व करते रहे, क्योंकि एप्टीट्यूड में भी अपने पास 6 या 7 टॉपिक होंगे, ऐसे ही रीजनिंग में 6-7 टॉपिक होंगे। तो आप हर दिन जो है 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, हर टॉपिक का 1 क्वेश्चन सोल्व करें तो इसलिए आपके लिए इजी रहेगा। एग्जाम के अंदर प्रैक्टिस भी रहेगी आपकी। दिन के अंदर अगर आप 1 और 2 क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। रिवीजन करते रहे, साथ साथ में ये भी करते रहे और जीके पढ़ते रहे, फॉर्मूले रिवाइज करें और अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहिए। कोई नई चीज उठाकर नहीं पढ़े हैं अभी, कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी कभी भी और अब मैं 5 दिन में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अब नहीं कर सकते हैं कुछ भी। पढ़ा है तो अच्छी बात है। इस टाइम पे सिर्फ शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज करें, जो एरियाज आपके रिवीजन में वीक रह गए थे, जो नहीं याद रह पा रहे हैं उनको याद कर लीजिए। ऐसा भी नहीं है कि इसमें कुछ डेरिवेशन टाइप आते हैं तो भाई अभी मैं डेरिवेशन करने बैठूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन टेक्निकल के काफी वीडियोज मैंने डाल दिए हैं, वो पढ़े मैंने। एक एसआई यूनिट जो है उसका क्वेश्चन भी आता है जनरल साइंस में आपके, तो वो भी आप देख सकते हैं वहां से। एसआई यूनिट जरूर पूछी जाती है किसी भी एक क्वांटिटी की, तो वो भी आप अपना रखें। बाकी जनरल साइंस में बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप कर सकते हैं इजीली।
और जीके पार्ट में जो भी आपका करंट में हो रहा है, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो तो आपको नहीं करने हैं। जैसे पता ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर, तो अपन को यही ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उनके अंदर टिक नहीं करना है कि क्या पता सही हो जाए। इतनी अच्छी किस्मत अपनी नहीं है कि क्या पता सही हो जाए में तो अपन नहीं आएंगे उसके अंदर और सही हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तो करना ही नहीं है अपन को। तो हमने पूरा यहाँ पे कर लिया है डिस्कस 5 दिन में क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। उसके बाद जब एग्जाम होगा उसके पहले दिन बात करेंगे सुबह सुबह कि क्या करना है। 2-4 चीजें और बताऊंगी मैं आपको, या थोड़ा सा मोटिवेट कर सकती हूँ, जो भी मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन जारी रखें इसी तरह से। और अपने आप को मोटिवेटेड रखें, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि आपने अगर तैयारी अच्छे से करी है तो इंशाल्लाह आपका जरूर एग्जाम क्लियर होगा। तो बिल्कुल इसी मोटिवेशन के साथ जो है कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी। इसके बाद अपन बात करेंगे एग्जाम के पहले दिन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।